पढ़ना होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं एसी जनरेटर। जैसा कि हम लोग गांव देहात में देखे हुए हैं, कुछ इस टाइप का जनरेटर देखने के लिए मिलता था। ये गांव देहात में ऐसा जनरेटर आपको देखने के लिए मिला होगा। वो देखा होगा, ये जो जनरेटर था इसको डीजल से चलाया जाता था, छोटा सा होता था, इसको क्या बोलते थे, होंडा वाला जनरेटर। देखा है क्या कभी? नहीं देखा है? गाँव में जाओगे ना ब्याह शादी में, पहले ऐसे ही लग जाता, छोटा सा लगता था, होंडा वाला पूरा घर को लाइट देता था। जब डीजल नहीं मिलता था तो इसमें लोग केरोसिन डाल करके भी चला देते थे, ये ऐसा इंजन था। ये वाला तो देखा होगा जनरेटर, आप लोग के स्कूल वगैरह में भी लगा होता है, ऑफिस में लगा होता है और पुराने जगह लगा होता है। ये सब क्या आपके पास एसी जनरेटर है, ठीक है। जो क्या काम करता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो जनरल भाषा में जनरेटर्स हो गई। अब हम बात करेंगे कि जनरेटर एक्चुअली करता क्या है। जनरेटर एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मोटर दिखाया था, जब तक वो मोटर रोटेट कर रहा था तब तक ये बल्ब जल रहा था। देखा था एक दिन का एक्सपेरिमेंट या नहीं? सबने देखा था। तो जब तक मैं उसको रोटेट करा रहा था तब तक बल्ब जल रहा था। इट मींस जब तक मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं तब तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका सिंपल सा क्या था, एसी जनरेटर होता है। तो लिख लो फटाफट, एक एक लाइन में लिखते चलते हैं। व्हाट इज एसी जनरेटर? इट इज अ डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy. It is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy. It's called AC generator. It's called AC generator. ठीक है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही तो है, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो लिख लो, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन the phenomena of electromagnetic induction. Its principle is based on the phenomena of electromagnetic induction. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Its principle is based on the phenomena of electromagnetic induction. आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बड़ा सिंपल है, पहले समझेंगे। ये फिगर हम नहीं बनाएंगे, हम फिगर हम समझाने के लिए रखे हैं आपके पास, बनाएंगे इसी को लेकिन कुछ दूसरे तरीके से। आपको दिख रहा होगा यहां पर एक आर्मेचर दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपके पास, ब्लैक कलर ले लेता हूं, ये जो पोर्शन है ये इसको बोला जाता है आर्मेचर। इसी के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। ठीक है, लपेटा क्या होता है, ओके। आर्मेचर का एक एंड यहां पे एक रिंग दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ, ये होगा स्लिप रिंग। क्या होगा, स्लिप रिंग होगा, स्प्लिट नहीं होता, स्प्लिट डीसी में होता, अभी बताएंगे दिखाएंगे। फिर यहां पर एक छोटा सा ब्रश लगा होगा, ये दिख रहा होगा ऐसा, ये इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, ठीक है। दो ब्रशेस लगे होते हैं। क्या काम है, कैसे करता है काम, सब कुछ बताते हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये ब्रशेस इनको, इस मैग्नेट को, सॉरी इस आर्मेचर को कहां रखा गया है, दो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ पोल के मैग्नेट उनके बीच में रखा गया है। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो आर्मेचर था, आर्मेचर का एक रिंग ये वाले स्प्लिट रिंग में लगा हुआ है, स्लिप रिंग में लगा हुआ है, और आर्मेचर का जो दूसरा सिरा है वो इस वाले स्लिप रिंग के कांटेक्ट में है। फिर कार्बन ब्रशेस, ये जो ब्रशेस हैं B1 एंड
V2 ये क्या है, ये इसके स्लाइडिंग कांटेक्ट में ऐसे, ये अगर स्लिप रिंग है तो इसके स्लाइडिंग कांटेक्ट में ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये एक जगह फिक्स रहेगा ब्रश और ये घूमता रहेगा ऐसे, ब्रश नहीं घूमेगा, रिंग घूमेगा। बात समझ आ रही है? इसके बाद ये ब्रश से दो टर्मिनल निकला है, पहले वाले से और दूसरे वाले से, इससे कनेक्ट कर दिया जाता है लोड रेजिस्टेंस। इससे क्या कनेक्ट किया जाता है? लोड रेजिस्टेंस। जो भी आउटपुट आए यहाँ पे दिखाई दे, मतलब बल्ब जला लो, घर का बिजली जला लो, जो जलाना हो, मतलब जो जलाते रहो, ठीक है। तो इसका हम अभी ओरिजिनल डायग्राम आपसे बनवाते हैं, तो आप समझिएगा, ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम रखा है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। बहुत अंतर नहीं होता है, इस रिंग का अंतर होता है। यहां पर लगा हुआ है स्लिप रिंग, लेकिन डीसी में क्या लगा होगा मैं आपको दिखाता हूं, वहां लगा होता है स्प्लिट रिंग। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखो ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर भी आर्मेचर था, देखो यहां पर भी आर्मेचर था, दिख रहा है क्या? यहां पर एक कॉइल आया, लेकिन यहां पे जो रिंग है बच्चों, ये देखो कैसा है, टूटा हुआ है, आधा इधर आधा इधर। इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। क्या बोला जाता है? स्प्लिट। स्प्लिट है, टूटा हुआ है दो अलग अलग पार्ट में। लेकिन यहां पर रिंग देखो टूटा हुआ नहीं है, एक पूरा रिंग ऐसे है, दिख रहा है क्या? यहां पे भी एक पूरा रिंग ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लिप रिंग। एक अंतर दिख गया। डीसी में क्या यूज हो रहा था? स्प्लिट रिंग। एसी में क्या यूज हो रहा है? स्लिप रिंग। अंतर समझ में आया? इसमें भी ब्रश लगा हुआ है, इसमें भी ब्रश लगा हुआ है, इसमें भी ब्रश का जो दोनों टर्मिनल है लोड रेजिस्टेंस से दिया गया है, इसमें भी ब्रश से जो टर्मिनल आया किसको दिया गया है? लोड रेजिस्टेंस। बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है फिगर। अंतर किसका है बच्चों? डीसी में है स्प्लिट रिंग, एसी में है स्लिप रिंग। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सिंपल सी बात करोगे, डीसी के अंदर क्या होगा? डीसी के अंदर हमारे पास होगा स्प्लिट रिंग लगा होता है, और एसी के अंदर हमारे पास स्लिप रिंग लगा होता है। बात समझ में आ गई? यस या नो? जल्दी बोलो फटाफट। आ गई? यस सर, नो सर, यस सर। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो हमको बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन और समझने का प्रयास करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसको दो पार्ट में मैं बना रहा हूं, दोनों पार्ट बनाना जरूरी है और समझना जरूरी है। ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, एक ही बार बनाना है तो मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक, और ये भाई साहब हो गए साउथ। थोड़ा काम गड़बड़ हो गया, इसको कर लेते हैं रेड और इसको कर लेते हैं ब्लू। ठीक, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया बच्चों? साउथ पोल। इसके बीच में क्या रखा गया जल्दी बताइए, ये क्या है? एक आर्मेचर ना, ये व्हाइट वाला क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर का दो आपके पास सिरा आ रहा है, ठीक। एक सिरा, एक स्लिप रिंग का हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास एक स्लिप रिंग, एक सिरा। आर्मेचर का जो कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे स्लिप रिंग के कांटेक्ट में है। यस या नो? समझ में आ रहा है? अब यहां पर दो लगे होंगे छोटे छोटे कार्बन ब्रशेस, ऐसे लगा लेते हैं। इसका कलर मैं कर लेता हूं ब्लैक, दिख रहा है आप लोगों को? एक इधर लगा लेता हूं ऐसे। अब इस ब्रश का जो अगला सिरा होगा वो किससे कनेक्टेड होगा बच्चों, जल्दी बताइए? एक लोड रेजिस्टेंस, बाहर जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस आर्मेचर में ये हो गया रिंग R1 और ये हो गया रिंग
R2, ये हो गया ब्रश B1 और ये हो गया ब्रश B2। इसका नेमिंग कर लेते हैं A B C D। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत तो बताओ, यस नो? तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या बोलेंगे बताइए? अब इसमें बस थोड़ा सा एक लाइन ऐसे डॉटेड बना लेंगे, इसी के एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे, बीच में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक? तो कंस्ट्रक्शन क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर A B C D on which large number of turns of copper wire is wound on it, ना, जिसके ऊपर large number of turns of copper wire को क्या किया गया है, लपेटा गया है, which is placed in between the two poles of a strong magnet, जिसको कहां प्लेस किया गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा गया है। The ends of the coil is connected with two slip rings, दो स्लिप रिंग्स से कनेक्टेड है, एक होगा R1 दूसरा R2। These slip rings are in sliding contact, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में तो समझ रहे हो, जैसे ये रिंग है और ये ब्रश है और ये रिंग है, तो ये क्या करेगा, रिंग रोटेट करेगा, ब्रश वहीं का वहीं रहेगा, ऐसे ये रिंग रोटेट कर रहा है, ब्रश वहीं का वहीं रह रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में होना, ठीक है? तो these slip rings are in sliding contact with the two brushes B1 and B2. The ends of B1 and B2 is further connected with a load resistance, इसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका क्या, कंस्ट्रक्शन। किसी बच्चे को समझ में आया कि नहीं? आगे सबको? कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, एक आर्मेचर था, कहां रखा गया, दो पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में, एक सिरा एक स्लिप रिंग से, दूसरा सिरा दूसरे स्लिप रिंग से, दोनों में एक एक ब्रश भी लगेंगे और ब्रश का सिरा किससे कनेक्टेड होगा, लोड रेजिस्टेंस। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो बच्चा, वीडियो वालों, यस नो? यस सर। वेरी गुड। अब सर ये स्लिप रिंग का क्या काम है? किसका क्या काम है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स एक कांटेक्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। यहां से जो करंट आ रहा है, इसमें से जो करंट फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट आ रहा है वो स्लिप रिंग में आएगा और स्लिप रिंग के वजह से ये किसके स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में है, कार्बन, कार्बन के पास आएगा और कार्बन के बाद किस पे आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। आप कहोगे सर यही डायरेक्ट तार लगा देते तो क्या होता, तो ऐठाते ऐठाते क्या हो जाता, टूट जाता। अगर हम ऐसे बोल दें, लोटा में पानी है, ये हो गया मेरा स्लिप रिंग्स, ठीक है तैयार। अब अगर मैं यहीं पर तार जोड़ देता और ये घूमता तो तार ऐठाते ऐठाते क्या होता, टूट जाता ना। लेकिन अगर हम इसी तार को ऐसे रोटेट कराएं, अगर नहीं घूमता तब? तो घूमेगा नहीं, तो फ्लक्स कहां से चेंज होगा, जब फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ कहां से बनेगा, नहीं घूमता तब। भैया मैकेनिकल एनर्जी होना जरूरी है, बिना घूमे काम नहीं होने वाला है, तो उसको घूमना है, घूमेगा नहीं तो फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा। जब फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा तो करंट कहां से आएगा, कुछ नहीं होगा। लेके बैठे रहो जनरेटर, बिना तेल डाले बैठ के रखा, हम जनरेटर रखे हैं, बहुत फायदा होगा उससे जनरेटर का। इसको घुमाना है बेटा, ठीक है, ये घूमेगा, इसके अंदर जो आपके पास स्लिप रिंग लगे हुए हैं, ये इसके अंदर कॉइल ऐसे घूमेगा, देखो ये कॉइल का तार है, ये स्लिप रिंग है, कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगा, इसमें ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो क्या टूटेगा अंदर वाला तार, नहीं टूटेगा, लपटाएगा नहीं, टूटेगा ही नहीं। तो टूटेगा नहीं तो यहां से जो भी करंट आया था स्लिप रिंग को मिल गया। अब स्लिप रिंग भी किसको देगा अपना करंट, यहां क्या लगा हुआ है, ब्रश, ब्रश को दिया। अब ब्रश क्या करेगा, वो करंट को ले आकर के बाहर लोड रेजिस्टेंस को दे देगा, ठीक है। आया समझ में, यस नो? तो लिखो कंस्ट्रक्शन, फटाफट कंस्ट्रक्शन लिखिए। It consists of an armature ABCD. It consists of an armature ABCD on which large number of turns of
copper wire on which large number of turns of copper wire wound on it which is placed in between the two poles of strong magnet, which is placed in between the two poles of strong magnet, हो गया, the ends, फुल स्टॉप करिएगा, the ends of coil is connected with the two slip rings R1 and R2. The two slip rings R1 and R2, which are in Inductance of the solenoid. Each ring slides against a stationary carbon brush to which the external circuit is connected. The magnetic flux through a single turn of the coil at any time t is which are in sliding contact with the two brushes B1 and B2. The two brushes B1 and B2. Full stop. B1 and B2. Full stop. And the ends of brushes B1 and B2 are further connected with load resistance, bracket में capital R, further connected with the load resistance, bracket में capital R. फिगर बनाइए. Yes, sir. तो अब इसका वर्किंग देखिए कैसे काम कर रहा था. ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास थोड़ा सा कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं प्रयास करूंगा, थोड़ा सा प्रयास में आप सब समझ जाएंगे कैसे ये काम कर The रहा है. AC generator is an important practical device that operates on the principle of क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए. इस स्प्लिट रिंग के अंदर क्या हो रहा है. ये आपके पास क्या था, जल्दी बताइए. आर्मेचर जो कहां रखा गया है, दो स्ट्रॉन्ग पोल्स, मतलब मैग्नेट के बीच में. हाँ, दो स्ट्रॉन्ग पोल्स के मैग्नेट के बीच में. और ये क्या है, स्लिप रिंग. और ये क्या है, कौन रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अंदर. magnetic induction. It converts mechanical energy into electrical energy. It कर रहा है. consists of a coil of wire that is mechanically rotated by some external rings in a uniform magnetic field. As the coil rotates, the magnetic flux through it changes with time. समझ में आ रहा है. जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा तैसे तैसे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. अब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट या ईएमएफ बनेगा. ये करंट कहां आएगा, सबसे पहले स्लिप रिंग के पास आएगा. और स्लिप रिंग के जरिए वो किसके पास जाएगा, ब्रशेस के पास. और ब्रशेस के बाद वो किसके पास चला जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा. Inducing an EMF and a current in an external circuit. The ends of the coil are connected to the external circuit by means of slip rings that rotate with the coil. Each ring slides against a stationary carbon brush to which the external circuit is connected. ये भाई साहब रुका होता है, ब्रशेस रुका होगा. स्लिप रिंग भी रोटेट कर सकता है, कुछ कंडीशन में स्लिप रिंग भी रोटेट करता है. ठीक है, स्लिप रिंग भी रोटेट करता ही है, मान के चलता हम. ठीक है, इसमें देखा नहीं रहा, लेकिन स्लिप रिंग भी रोटेट करता है. इसके अंदर ये वायर भी रोटेट करता रहता है, स्लिप रिंग भी रोटेट करता रहता है. इसकी वजह से ट्विस्ट नहीं होता है, तो वायर टूट जाता है अगर एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया होता तो. The magnetic flux through a single turn of the coil at any time t. यहां तक क्लियर हो गया, यस नो. ठीक.
अब इसका वर्किंग समझते हैं, कैसे करंट आता है। अभी कंस्ट्रक्शन में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, कैसे रोटेट करा था, स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? वीडियो बोलो, आप बोलो, जल्दी बोलो फटाक से, नेक्स्ट चले हम। Yes, sir. यस Yes, sir. एक दो यस आया। Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन समझने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक किताब की। मैं किताब को भी निकाल लेता हूँ, अपनी आईपैड बर्बाद नहीं करूँगा, कोई किताब मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास किताब बहुत सारे हैं। किताब के नाम पर मत जाइएगा, नहीं तो ये भी एक बवाल हो जाएगा। यहाँ पे किताब ले लेता हूँ, ठीक है? नाम पे मत देखिएगा, ये बस ऐसे ऐसे किताब है, बस मान लीजिएगा। किताब का नाम काम गड़बड़ हो सकता है। इधर क्या लिखा है बच्चों? अरे इधर क्या लिखा है? ए, तो इधर लिख लो ए। लिख लिया नीचे ए? अगर इस कॉर्नर पे ए है तो इसके पीछे भी ए लिख दो। लिख लिया? ऊपर क्या था? बी, तो इसके पीछे भी क्या लिख दिया जाए? बी। किसी को दिक्कत? यहां क्या लिखा हुआ है? सी, तो इसके पीछे क्या लिख दे? सी। नीचे क्या लिखा हुआ है? डी, इसके यहां क्या लिख दिया जाए? डी। अब ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा एकदम वैसा ही जैसा आप लोग बचपन में पढ़े हैं। कोई नया एबीसीडी मैंने नहीं बताया है। ए के पीछे ए लिख दिया है, डी के पीछे डी, सी के पीछे सी, ई के पीछे ई, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये ऐसे भी दिख रहा होगा आपको आर्मेचर, सबको दिख रहा है? ये पहला पेज जो है इसको आप थोड़ा सा भूलिएगा, नाम मत पढ़िएगा, नाम को नहीं लेना समझाने के लिए। इसको कंपनी से लेना देना कोई नहीं है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। कोई हमें पैसा नहीं मिला है कि इसका प्रचार करिए, मैं समझाने के लिए, पेपर नहीं था, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो ए लिखा है। अब मैं बोलूं इसी पेज को घूम करके आना हो, अगर मैं सिर्फ ऐसे रोटेट कराऊं तो इसको क्या बोलते हैं? हाफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे? हाफ रोटेशन। फिर एक बार और घूम जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट रोटेशन। यही तो बोलेंगे। एक बार घुमा तो पूरा तो पेज तो दिखाई नहीं, जो पेज था दोबारा दिखाई देगा, तभी तो उसको बोलेंगे फुल रोटेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं? तो यहां से आ गया इसका मतलब हाफ रोटेशन, यहां से यहां वापस आ गया इसका मतलब फुल रोटेशन। यस नो? पक्का? अच्छा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी जब ऐसे दिखाई दे रहा था तब ऐसे, उस केस में क्या होगा? लेट अस सपोज, कुछ चीजों को सपोज करना होगा। आप मानो कि जो ए बी है वो किधर आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ऐसे, ये जो ए बी है ये बाहर की ओर आ रहा है, तो सी डी किधर जा रहा है बताओ? अंदर जा रहा है क्या? जब अगर ए बी, देखो ए बी आउटवर्ड आ रहा है तो सी डी किधर जा रहा है? अंदर। तो सी डी उस वक्त किधर जाएगा? इनवर्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर ए बी को आपने आगे किया तो सी डी किधर जाएगा बच्चों? अंदर जाएगा ना? यस नो? आप चाहते तो सी डी को भी आउटवर्ड लाते, सी डी आउटवर्ड लाते तो ए बी किधर जाता? अंदर। आप जिसको भी अंदर बाहर बुला सकते हो, आपकी मर्जी, फ्री हो, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सिखा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, पीछे भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। याद होगा चंदन्स लेन देन रूल, याद आ रहा कुछ कुछ? तो एक चंदन साइंटिस्ट थे जो गोरा बाजार में दिखाई देते हैं, है ना? उन्होंने एक रूल बनाया था, लेन देन रूल। याद है? नहीं याद है? मैं याद दिलाता हूं उस रूल को। जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद है वेरी गुड। वो रूल क्या कहता था? कभी कभी किसी के दुकान पे जाओ सुबह सुबह, पहली ग्राहक तुम रहो उस दुकान के। याद है? अब याद आ गया? याद आया ना कुछ कुछ? तो पहला जो पैसा दे के खरीदते उसको बोहनी कहा जाता है। बोहनी हमारे यहाँ गाजीपुर के भाषा में, पता नहीं आपके यहाँ कौन सा भाषा कहा जाता है, डोंट नो। आया था ना? तो जब किसी की आप पहली बार सुबह सुबह दुकान पे जा रहे हो, उसके दुकान से कुछ सामान खरीदने, तो वो किस हाथ से पैसा लेता है? सीधे हाथ से। दो भैया। क्यों लेता है? उसकी ये साइकोलॉजी है कि सीधे हाथ से लेंगे तो दिन भर पैसे पैसा आएगा। अब तुम्हारी ये साइकोलॉजी को अगर हम सीधे हाथ से दे देंगे तो दिन भर हमारा खर्च
होता रहेगा। तो तुम किससे देते हो? उल्टे हाथ से ले जाइए भाई, ऐसे ही होता ना। इसका मतलब जब देने की बारी आई तो कौन सा यूज कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड। और जहां लेने की बारी आती है, सुबह सुबह अगर तुम ही दुकानदार हो, लेने की बारी आएगी तो किस हाथ से लोगे? राइट हैंड। बात समझ में आ गई? सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जहां करंट देने की बारी आएगी वहां पर लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और जहां से करंट लेने की बारी आई वहां क्या यूज करेंगे? राइट हैंड। अब पंखे में करंट देते हो कि लेते हो? पंखे में करंट देंगे तब तो चलेगा, तो वहां क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर में करंट देते हो कि जनरेटर से करंट लेते हो? लेते हैं, तो लेने के लिए कौन सा यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। याद है ना सबको? तो जनरेटर में मतलब जब भी इंडक्शन हो रहा हो, इंड्यूस हो रहा हो करंट, तो हमेशा वहां पर करंट मिल रहा है, ले रहे हो वहां से, तो वहां हमेशा क्या यूज करोगे? राइट हैंड। ठीक है। और जहां करंट देने की बारी, जैसे स्पीकर हुआ, स्पीकर में करंट दोगे तब काम करेगा, पंखा हुआ करंट दोगे तब काम करेगा, है ना। तो जहां करंट देने की बारी आ रही है वहां लेफ्ट हैंड, और जहां से करंट लेने की बारी है वहां पर राइट हैंड। किसी को तकलीफ यहां तक? यस नो? नो। तो यहां कौन सा हम यूज करेंगे बच्चों? राइट या लेफ्ट? राइट ना। कैसे यूज करेंगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारा राइट हैंड दिख रहा है सबको? अब मैं अपने राइट हैंड के 3 उंगलियों को स्ट्रेच करूंगा। कौन कौन सी उंगलियां? ये, इसको क्या बोलते हैं? थंब। इसको क्या बोलते हैं? 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना। और हाथ का बीचों बीच का उंगली ये है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। तीनों फिंगरों को इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि तीनों फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये इससे 90 बना रहा हो, ये इससे 90 बना रहा हो, और ये इससे 90 बना रहा हो, सब एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। तो याद करो, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता था? फोर्स ऑन कंडक्टर या मोशन ऑफ अ कंडक्टर। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट फिंगर या 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है कुछ? यस नो? और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता था? लेफ्ट हैंड में करंट, राइट हैंड में इस करंट का नाम हो जाएगा इंड्यूस करंट। क्या हो जाएगा? इंड्यूस करंट। करंट ही है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट बना उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है नहीं? जो बैटरी से करंट मिल रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है। तो दोनों में सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बट ये करंट और ये इंड्यूस करंट। यहां तक दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आपको होती है सर डायरेक्शन निकालने में। तो चंदन लॉ याद रखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अपने अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करना, अपने उंगलियों पर एक तीर बना लेना, और वो तीर बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। तीनों उंगलियों पर ऐसे स्ट्रेच कर लेना। अगर आपको डायरेक्शन निकालने में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, 10th में आपको नहीं आता था, अभी भी नहीं आ रहा निकालने, तो आप एरो ऐसे बाहर लगा लेना। लग गया? यस नो? पक्का? अब बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला उंगली था? ये वाला था ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ। तो इधर लिख लेते हैं नॉर्थ, और इधर क्या लिख लेंगे? साउथ। नॉर्थ से साउथ जा रही है, देखो, नॉर्थ से साउथ एरो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस नो? वीडियो वाले बताओ, दिख रहा है आप लोग को? इधर हो गए नॉर्थ, इधर हो गए साउथ। बोलो बच्चा लोग। यस सर। तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। यस सर। इसी में आप गलत लिखते हो, इसी में नंबर कटता है। ठीक है। एरो बाहर लगा लिया सब में, टन टन टन। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, नॉर्थ से साउथ जाता है तो एरो इधर ही के बाहर निकल लिया, नॉर्थ से साउथ। क्लियर? अब हमने क्या माना था? ए बी किधर आ रहा है? आउटवर्ड। तो अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। फिर ये बाहर आ रहा था तो अंगूठा को कर लो बाहर। इधर क्या है? नॉर्थ। तो देखो मेरा हाथ का उंगली का नॉर्थ इधर दिख रहा है, इधर क्या है? साउथ। नॉर्थ से साउथ। करंट किधर जा रहा है बच्चों? ऊपर। ऐसे बन गया करंट। ठीक है। अब अगर ये बाहर आ रहा था तो सीडी किधर जा रहा था? अंदर। इसका मतलब ये करंट यहां पे ऐसे आना चाहिए, ऐसे घूम करके ऐसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखें आ रहा है कि नहीं, अप्लाई करके फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
ये किधर जा रहा था? अंदर। तो अंगूठा किधर गया? अंदर गया। ये क्या था? नॉर्थ। और इधर वाला साउथ। ये देखो नॉर्थ साउथ। करंट किधर आ रहा है? नीचे। यस नो? आ रहा समझ में? बोलो। अगर यहां पर हम चेंज कर देते हैं, अगर मैं इसको नॉर्थ के बजाय, मान लो इसको नॉर्थ के बजाय हम साउथ कर लेते हैं, उसको साउथ के बजाय नॉर्थ कर लेते हैं, तब क्या होता? तब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, कैसे हो जाता सर? दिखाऊं? वही मानो ए बी आउटवर्ड सी डी इनवर्ड मान लो। फिर देखो कैसे आ रहा है। ए बी आउट मतलब ये बाहर आ रहा होता, चलो ये बाहर। अब नॉर्थ इधर हो जाएगा, देखो ये बाहर हो गया ना। अब नॉर्थ इधर है तो ये देखो नॉर्थ इधर, नॉर्थ की तरफ हम खड़ा हो जाते हैं, सिंपल सी बात। और इधर क्या जा रहा है? साउथ। करंट किधर आ गया बच्चों? देखो नीचे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुरंत चेंज हो जाएगा। आप जैसे ही पोलैरिटी चेंज करोगे तुरंत करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो भी आप बेटा वर्किंग लिख रहे हो या कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, उस बात में आप जरूर ध्यान देना कि आप नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन लगाओ। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, जो चंदन सर लिखवाए वही रट्टा मार लिया, फिगर कुछ और बना दिया, उसमें नॉर्थ साउथ कहीं और बना दिया, तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर नॉर्थ बना रहे हैं उधर खड़ा हो जाइएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अपने हाथ को रखिएगा नॉर्थ की तरफ। ये हो गया नॉर्थ से साउथ। ये बाहर आ रहा था तो अंगूठा को बाहर कर दीजिएगा। अपने आप हो गया नॉर्थ से साउथ। ये जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर। मतलब यहां करंट की डायरेक्शन किधर से किधर हो गई? ए टू बी, बी से सी, सी से डी। यही ना हुआ? ए से बी से सी से डी होते हुए बाहर निकल जाएगा करंट। यस नो? अब देखो, अब देखो, ये दिख गया। मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने ए के पीछे ए लिखा था, बी के पीछे बी लिखा था, सी के पीछे सी लिखा था और डी के पीछे डी लिखा था, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। जहां ए था वहां क्या आ गया? बी, है ना? अरे यही तो चेंज होगा। ये इधर आ जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ना हो जाएगा? देखो यहां सी हो गई, यहां डी हो गई, यहां बी हो गई, यहां ए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब कौन ऊपर जाएगा, आउटवर्ड आएगा? बताओ, अब कौन आउटवर्ड आएगा? पहली बार अगर ए बी आउटवर्ड आया था तो अब कौन आउटवर्ड आएगा? अब सी डी आउटवर्ड आएगा। कौन इनवर्ट जाएगा? ए बी इनवर्ट जाएगा। ठीक है, फिर से निकालो, खड़े हो जाओ। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। सी डी किधर जा रहा था? आउटवर्ड। अंगूठा बाहर कर दो, आउटवर्ड। करंट किधर जा रहा है? ऊपर। ठीक है, इधर ऐसे। अब इधर ए बी किधर जा रहा था बच्चों? इनवर्ड। अंगूठा किधर गया? अंदर। नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था। नॉर्थ से साउथ। करंट किधर आ रहा है? नीचे। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गया? फिर से बताइए। आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन क्या हो गया? जल्दी बोलिए। डी से सी, सी से बी, बी से ए। यही हो गया ना? ये इसका क्या था? वर्किंग। तो क्या लिखेंगे वर्किंग में? पहले सुनिए, फिर लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं। लिखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम मान रहे हैं, लेट अस सपोज ए बी मूव्स आउटवर्ड एंड सी डी मूव्स इनवर्ड। आप किसी को भी आउट इन कर सकते हो, आपकी मर्जी, उसी के साथ करंट बनेगा। ठीक है, तो मैंने माना कि ए बी बाहर निकल रहा है और सी डी अंदर जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। नाउ बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दैट इज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद नाउ अब कौन आउटवर्ड आएगा? नाउ सी डी मूव्स आउटवर्ड एंड ए बी मूव्स इनवर्ड। देन अगेन बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? फ्रॉम डी टू सी, सी से बी, बी से ए। एंड दिस करंट कैन बी carried out with the help of ring R1 and R2 which are further carried by the two carbon brushes B1 and B2 to the external load resistance। समझ में आया? ये इसका क्या था? वर्किंग। सबको क्लियर हो गया? चलिए कल लिखवा देंगे इसको। चलिए वर्किंग लिखिएगा फटाफट। यस प्लीज राइट डाउन वर्किंग। In first half cycle
in first half cycle, let us consider in first half cycle, let us consider AB moves outward in first half cycle. Let us consider AB moves outward and CD moves inward and CD moves inward. Then by applying Fleming right hand rule, we get the direction of current that is from A to B, comma B to C and C to D and C to D. Full stop, paragraph change. After completing half cycle, now CD moves outward. At the same time, AB moves inward. Again, by applying Fleming right hand rule, we get the direction of induced current that is from D to C, D for dog, D to C, comma C to B and B to A, D to C, C to B and B to A. This current is carried out to slip rings R1 and R2 which is further transfer through the brushes B1 and B2 to the load resistance. This process is continuously going on. Hence we get continuous output across the load resistance. फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ था मैंने पहले बताया है, AB
ऐसे हो रहा था, ए बी बाहर आ रहा था और सी डी किधर जा रहा था, इनवर्ड आ रहा था। हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया, राइट हैंड रूल यूज किया तो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिला फ्रॉम बी टू सी, सी टू बी एंड सी टू डी, हाँ ए टू बी, बी से सी और सी टू डी। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन, अगर अब ए बी आउटवर्ड जा रहा था तो अब कौन आउटवर्ड जाएगा, सी डी आउटवर्ड जाएगा और ए बी किधर जाएगा, इनवर्ड जाएगा। अगेन बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना मैंने कल आपको सिखाया था, वो किधर से किधर होगा, सी से डी, डी से सी, सी से बी एंड बी से ए। अब ये जो करंट आ रहा है वो किसके पास पहले जाएगा, और रिंग के पास जाएगा, और ये रिंग किसके स्लाइडिंग कांटेक्ट में था, ब्रशेस के थ्रू, तो ब्रशेस के थ्रू होते हुए किधर आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में आ जाएगा और हम कंटिन्यूअसली आउटपुट हमें दिखाई देने लगेगा। किसी को दिक्कत, नो सर। अब चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अब ये जो बताने जा रहा हूं बच्चों, ये जान लीजिए ये जो सीख रहे हैं ये नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत है। जो अगला आप एसी पढ़ेंगे ना उसका यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसको हम थियरी बोल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि है एसी जनरेटर की बात और पीछे अगले आपको एसी ही पढ़ना है चैप्टर। तो एसी खत्म हुआ नहीं कि एसी दूसरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताएं, माइनस का डी फाई बाई डी टी। किसी ने पढ़ा है कि नहीं, सबने पढ़ा है, किसी को दिक्कत है तो बताओ यहाँ, नो दिक्कत, नो परेशानी। अब दिक्कत देता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा। किसी बच्चे को तकलीफ, नो सर, थोड़ा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, थीटा थीटी क्या होता है। अब मैं आपको कॉइल दिखाता हूँ, ये है रहा कॉइल, मान लो ऐसा कॉइल था ना कल का, कल वाला कॉइल है ना ए बी सी डी, ठीक है। अब ये कॉइल को मैं रोटेट करा रहा हूँ, तो बताओ कैसे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में या सीधा सीधा चल रहा है, सर्कुलर पाथ में, यस या नो। अगर इस कॉइल को हम सामने से भी ऐसे रोटेट करा के देखेंगे तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा ना, यस नो। तो यहाँ वेलोसिटी कौन सा लेंगे, v या ओमेगा, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। नाउ हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वाह, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये होता है ना, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा टी। किसी को तकलीफ है यहाँ तक, नो सर। सो बच्चों सिंस हम लोग जानेंगे, ऐसे लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन में टी। तो थीटा की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जल्दी कोई बच्चा बता दे, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ, मेन खेल यही था, खेल लिया हम लोगों ने। किसी को तकलीफ, ओमेगा टी कहां से आया, बहुत सारे किताबों में क्लियर नहीं है कि ये ओमेगा टी कैसे आ रहा है। भाई ये कॉइल है, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, है ना। तो इसी वजह से हमने थीटा का कॉन्सेप्ट वहां से लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान करके। ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, प्लीज ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था पंखे के अंदर क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है कि जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा था, इस वजह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, ऐसे, माइनस का d बाई डी टी ऑफ, इन प्लेस ऑफ फाई यू कैन राइट बी ए कॉस ओमेगा टी। किसी को तकलीफ, यस नो। अब अगर पंखे के अंदर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, क्योंकि मैग्नेटिज्म फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। कॉइल का एरिया जो आप कॉइलिंग करते हो उसका एरिया भी क्या हो गया है, फिक्स। ऐसा नहीं ना कि बार बार खोल रहे हो फिर उसमें कस रहे हो फिर खोल रहे हो फिर ऐसा तो हो नहीं रहा। तो एरिया ऑफ कॉइल भी क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा, ओमेगा टी चेंज हो रहा है। सो जो चेंज हो रहा है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस का ऐसे लिख लेते हैं बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, बहुत सारा बचपन की बातें आपने सीखा, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जैसे लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, पहले बड़ा वाला फंक्शन मल्टीप्लाई इनटू छोटा वाला फंक्शन।
बड़ा वाला फंक्शन हो जाएगा cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। cos का होता है माइनस का sin x और ऊपर नीचे सेम x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई तकलीफ? तो अगर हम यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, EMF इक्वल टू मिलेगा माइनस का BA। प्लीज 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 ध्यान दें, इसको लिखेंगे जल्दी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा t इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा t। क्यों लिखा समझ में आ रहा है? बड़े वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई छोटे वाले का डिफरेंशिएशन। अगर इस कॉइल के अंदर n टर्न था तो हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बोलो यस नो। कोई तकलीफ? मेरा मन कर रहा था n से मल्टीप्लाई करने का, एक टर्न का तो कोई कॉइल होगा नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो n से मल्टीप्लाई करके चलो। कोई तकलीफ? नो सर। जल्दी से बताएं आप, माइनस का NBA और cos का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा t। अब इसमें से ओमेगा बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ क्या होगा t। जैसे d बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो dt बाई डी टी कितना होगा 1। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ? क्या मिला? EMF इक्वल टू क्या मिला जल्दी बताइए? EMF NBA ओमेगा, ठीक है, प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। लिख सकते हैं ऐसा कुछ? यस नो? हाँ बोलो। ये होगा BANW। बनाओ बनाओ साइन ओमेगा t। यहां तक फॉर्मूला याद हुआ? ये जो बनाव है इसको क्या बोलते हैं, मतलब BANW, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों E0। E0 को बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलेंगे? पीक वोल्टेज। क्या होता है भी समझाता हूं, घबराइएगा नहीं। ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा t। ये नेक्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक हो गया। जो अगला चैप्टर आएगा उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक बनाओ। बनाओ किसकी जगह लिखा गया है? E0। E0 क्या है? पीक वोल्टेज। मैं भी लिखवाऊंगा, घबराइएगा नहीं, डोंट वरी। अगर आपको E पता चल गया तो आप करंट निकाल सकते हो। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। I इक्वल टू होगा V बाई आर या E बाई आर लिख सकते हैं, यस या नो? तो I इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ E0 बाई R इंटू साइन ओमेगा t। फिर से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट। लिख सकते हैं क्या? तो E0 बाई आर को क्या लिखेंगे? I0। अब यहाँ I0 क्या है जल्दी बताएं? नॉट लग गया, इसका मतलब पीक या मैक्सिमम करंट। ठीक है, जल्दी बताइए E0 क्या था? पीक वोल्टेज। I0 क्या था? पीक करंट। E क्या था? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। I क्या था? इंस्टेंटेनियस करंट। सर ये I क्या है? E क्या है? E0 क्या है? ये आपको तब समझ में आएगा जब इसका हम अभी जस्ट ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाएंगे तब। तो दोनों बातें बताते हैं, ग्राफ भी समझाते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए I0 क्या है? पीक। आगे जब भी नॉट लगेगा आगे इस चैप्टर में वो हमेशा पीक होगा। नॉट नहीं लगा इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। ये क्या है इंस्टेंटेनियस? 2 मिनट आप समय देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट बाद जस्ट बताता हूँ। फिलहाल इसको नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक तरफ बात करेंगे ओमेगा टी का और दूसरा V का। कब कब? थोड़ा ध्यान देंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, प्लस इसमें 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ? 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। अरे नहीं 2 पाई कहाँ आएगा यार? 3 पाई ना। कौन लड़का है?
अरे मेरे भाई साहब देखो, ये हो गया 90, 180, 270, 3π/2 और ये हो गया 2π, 360। उसके बाद आएगा 450। 450 का मतलब कितना होगा 5π/2। 450 के बाद हो जाएगा 540। 90 90 जोड़ते जाना ऐसे ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा 3π। उसके बाद 7π/2, बड़ी तेज हो गया। उसके बाद 4π, 4π। उसके बाद 9π/2। उसके बाद 5π। उसके बाद 11π/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? डाउट? नो डाउट। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे। साइन थीटा का कॉन्सेप्ट, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बायो के हो, आई डोंट केयर, सीखना सबको है। 0, 90, 180, 270 एंड 360। जस्ट फॉलो चंदन्स लॉ, नथिंग एल्स। साइन 0 0, साइन 180 0, 0 को उल्टा 0, ठीक है। साइन 90 1, 90 को उल्टा 1 को उल्टा माइनस, ठीक है। ये छोटा सा चीज अगर आपको याद हो, ये साइन थीटा के लिए है। कॉस में जस्ट उल्टा होता है, ये 0 कॉस में ये हो जाता 1, ये किधर हो जाएगा -1, 1 का उल्टा -1, इधर 0, 0 का उल्टा 0 ही, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इतना याद हुआ तो सारी कहानी बन गई। मैं आपको एक सिखाता हूँ, एक सीख लेंगे तो इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत सारे ग्राफ बनाने होंगे, तो रटना नहीं पड़ेगा, सारा काम बन जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, E = E0 sin ω t आया है, ठीक है बच्चा। ध्यान से सब लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको इस ओमेगा टी की जगह रखना है 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होगा 0, तो ये पूरा हो गया 0 × E0 क्या हो जाएगा 0। कोई तकलीफ? यस नो? कोई दिक्कत? नो सर। अब ओमेगा टी की जगह क्या रखना है, चलिए बताइए। π/2, 90 रखिए, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 1 × E0 क्या होगा, किसी को दिक्कत? यस नो? ठीक है। आप कितना रखेंगे 180, 180 की वैल्यू कितनी हो गई 0 × E0। आ रहा, समझ में आ रहा है? फिर कितना रखेंगे चलिए बताइए 3π/2, 3π/2 ये होता है 3π/2, ठीक है। कितना होगा इसकी वैल्यू -1 × E0 क्या आएगा -E0, समझ में आ रहा है क्या? फिर 360 रखो 2π, कितना होगा 0 × E0 क्या हो गया 0। फिर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये 5π/2 का मतलब कितना होगा 1, और 1 की वैल्यू 1 × E0 क्या हो जाएगा E0, समझ में आ रहा है क्या? फिर यहाँ के बाद कहाँ आ गया घूम करके, यहाँ कितना हो गया 0 × फलाने 0। फिर यहाँ के बाद क्या आ गया, यहाँ -1 × E0 क्या आएगा, अब समझ में आने लगा। यहाँ के बाद यहाँ 0, फिर यहाँ के बाद यहाँ E0, यहाँ के बाद यहाँ 0, फिर यहाँ एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता रहेगा। बोलो ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ होगी? अब कोई तकलीफ? नो दिक्कत, नो परेशानी। अब ग्राफ सीखते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे, कोई बनाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जो बनाने का प्रयास करेगा वो अधूरा सीख लेगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, जिंदगी तबाह कर देती है। तो ठीक है, लेट देम। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा तुरंत का तुरंत, ठीक है। पहले आप एंगल लिख लेना, ठीक है। 0, 90, 180, 3π/2, बोलो 2π, 5π/2, बोलो 3π, 7π/2, बोलो 4π, 9π/2, बोलो 5π, 11π/2,
एंड 6 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा, कोई तकलीफ। अब इसमें खोजेंगे इस v की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई नॉट, इसी वजह से उसको पीक बोला था, याद आ रहा पीछे, पीक मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस ई नॉट। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ई नॉट और मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस ई नॉट। किसी को तकलीफ तो बोलो। मैं इसका ग्राफ को थोड़ा येलो कलर से बनाता हूँ, ई वाले को अलग से कलर से बनाऊंगा तो आपको समझने में बड़ा आराम रहेगा। पीक वैल्यू हो गई ई नॉट और माइनस ई नॉट, कोई तकलीफ। ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है ग्राफ बनाने में, थोड़ा सा होना नहीं चाहिए वैसे, 0 पे 0 ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, हो गया, डॉट बनाते चलेगा, डॉट, फिर डॉट से डॉट को मिलाइएगा। पाई बाई 2 पर ई नॉट, पाई बाई 2 यहाँ है, ई नॉट है, इसके ठीक सामने एक डॉट बनेगा, ऐसे मिलाइएगा घुमाते हुए, कोई तकलीफ। 180 पर 0, 180 यहाँ है, 0 यहाँ है, इसके ठीक सामने यहाँ ऐसे, कोई तकलीफ। 3 पाई बाई 2 पर माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट यहाँ है, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, ऐसे यहाँ पे आप एक डॉट बनाइए, ला करके ऐसे मिला दीजिए, कोई तकलीफ। 2 पाई पर 0, कोई तकलीफ। 5 पाई बाई 2 पर ई नॉट, ये है ठीक, ई नॉट के ठीक सामने एक डॉट बना लीजिएगा स्केल से, ऐसे लेके मिला दीजिएगा। 3 पाई पर 0, कोई तकलीफ, यस नो, ऐसे ही बनते चलेगा ग्राफ, बनते चलेगा कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, यस नो। फिर ऐसे ही चलेगा, यस। अब इसमें मैं आपको बताता हूं पीक वोल्टेज क्या था, ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा, ये पीक मींस मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, ठीक है, पीक मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। दूसरा एक बोला था ई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये बोला था ना। अब मैं बोलूं यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ जो होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, बात क्लियर हो गई। किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस, लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा, पीक। किसी को तकलीफ, यस नो, आ गया। ये किसका ग्राफ बन गया, वोल्टेज का, ईएमएफ का। अब इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, करंट का ग्राफ। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कोई बच्चा बताए मुझे। I इज इक्वल टू क्या था, जल्दी बोलो। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो ओमेगा टी की जगह 0 रखो, साइन 0 कितना होगा, 0 इंटू आई नॉट, 0, कोई तकलीफ। 90 रखो, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई नॉट क्या मिलेगा, आई नॉट। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, नहीं आ रहा ना। अब कितना रखोगे जल्दी बताओ, 180, 180 किलो कितने, 0, 0 इंटू आई नॉट 0। बात समझ में आ रही है क्या। 270 माइनस 1, साइन 270 माइनस 1 इंटू आई नॉट क्या होगा, माइनस आई नॉट। एकदम ऊपर वाला दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही। ये भी 0 होगा, ये क्या होगा, आई नॉट 0 माइनस आई नॉट 0 आई नॉट 0 माइनस आई नॉट, कोई तकलीफ। अब ध्यान देना, जब भी ग्राफ बनाना तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको अपना चार्जर देता हूं, बहुत बेशकीमती चार्जर है। इस चार्जर पे अगर आप देखिएगा, सब लोग देखिएगा, आपके घर पे भी चार्जर होगा, उस पे लिखा होगा ना 220 वोल्ट 5 एम्पियर, 220 वोल्ट 2 एम्पियर, 220 वोल्ट 4 एम्पियर। कौन ज्यादा दिख रहा था, वोल्टेज। कौन कम दिख रहा था, करंट। बात समझ में आ गई। इट मींस किसका एम्पलीट्यूड कम है, करंट का। तो करंट का एम्पलीट्यूड कम है, तो इसमें मैक्सिमम करंट क्या है, आई नॉट, मिनिमम करंट माइनस आई नॉट। और हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड, करंट की मैग्नीट्यूड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड से कैसी होगी, कम होगी। क्लियर हो गई यहाँ पर, ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा। करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा छोटी होगी, किससे, वोल्टेज से। बनाओ 0 पर 0, ग्राफ इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई तकलीफ। 90 पर आई नॉट, ये तो है 90 पर आई नॉट। 180 पर 0, कोई तकलीफ, बोलो।
3π/2 पर, तो माइनस ये यहाँ डॉट लगाओ, ऐसे कर लो, कोई तकलीफ? 2π पर 0, 5π/2 पर क्लियर हो रहा है? उसके बाद 0, फिर वेरी गुड, कोई तकलीफ? ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं पूछूं इसमें I0 कहाँ है? ये क्या है? I कहाँ है? किसी पॉइंट पे टक 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 कोई भी पॉइंट उठा लो, ये सब क्या है? I। समझ में आ गया? यस नो? अगले चैप्टर में इसका ग्राफ बनाएंगे, इससे भी भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट, लेकिन यहीं से स्टार्ट होगा। इससे भी भयंकर भयंकर, नींद गायब हो जाएगी, चैन गायब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छापिए।